So, hi guys. This is second part of the material science series, which we are actually doing in this course. So, the objective of this series is to complete material science with all the questions that are coming, and particularly from the point of view of ESC as well as GATE. So, now from today onwards, we will be having some sessions which will be focused not only towards material science but also to other parts of engineering. Like, there is one more video uploaded on the channel regarding the preliminary mathematics that is required for some topics in elasticity and mechanics of materials and all these things, which will be part of the series, which will be applied part rather than the theoretical or the basic part. So we will be covering all that also. Now, till now in material science we have covered till, let me check, we have covered till classification part, binary phase diagram, and then in binary phase diagram then we have cooling type 1, type 2, type 3. So today we will be focusing on iron carbon. So now, FEC, आयरन कार्बन सिस्टम. तो अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशंस, पहले अलोइज क्या थे, उनके अंदर ह्यूम रोदरी रूल क्या था, फेज डायग्राम्स क्या क्या थे, फिर फेज डायग्राम्स की क्लासिफिकेशन यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, फिर उसके बाद बाइनरी फेज डायग्राम के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे. अब आ जाते हैं आयरन कार्बन सिस्टम के अंदर. सो अब देखो, पहले, अभी हम एक बना लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कंट्रोल्ड कास्टिंग की जाती है तो उसमें क्रिस्टल्स जो बनते हैं, तो क्रिस्टल्स हम समझ चुके हैं. अब जो सिंगल क्रिस्टल अगर हम क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल्ड कास्टिंग से, तो उसके अंदर उसको हम सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉय बोलते हैं. तो थिन शीट्स को विस्कर्स बोलते हैं. अब था क्या कि जो बेसिक मेटलर्जी थी उसके अंदर जो फेज चेंज था वो कहा जाता था इफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज. अब, और या साइज ऑफ यूनिट सेल चेंज. सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये याद रखने के लिए है कि अगर मान लो कि जो फेजिस, अगर हम फेजिस को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फेज चेंज हम किसको कहते हैं, जैसे जब हमने वो गिब्स फेज रूल पढ़ा तो उसके अंदर P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2 हमने पढ़ा था. तो इसमें जो फेजिस है, P, जो नंबर ऑफ फेजिस है, वो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ. So if crystal structure change or size of unit cell change, साइज ऑफ यूनिट सेल का क्या मतलब है, मान लो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो वही रहता है लेकिन यूनिट सेल का साइज चेंज हो जाता है, देन वी से दैट द फेज हैज चेंज. तो एक तो फेज हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वाला फेज हो गया. और उसके अलावा जो फेजेस होते हैं सॉलिड्स के अंदर अगर हम फेजेस देखते हैं तो सॉलिड्स के अंदर क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल सिस्टम्स में, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए, मान लो कि पहले था एच सी पी था, उसकी जगह पे BCP हो जाए, तो भी हम कहेंगे कि फेज चेंज हो गया. फिर आता है कि ठीक है, मतलब अगर हमको ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है तो देखेंगे कैसे. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पास, अब मेरे को क्या पता कि इसके अंदर क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए मेरे पास टूल्स क्या है. तो एक तो है टेम टेम ट्रांसवर्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. अब इसमें ट्रांसमिशन में क्या है, ट्रांसमिशन में क्या है कि जो ये मैं एक दूसरी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर की करेक्टराइजेशन, जो करेक्टराइजेशन टेक्निक्स रहेंगी उनको हम पढ़ेंगे. तो उसमें करेक्टराइजेशन में मैं बताऊंगा सेम क्या होता है, सेम के अंदर कैसे
एफ सेम एफ ई सेम में डिफरेंस क्या क्या है, कैसे हम एक्सआरडी को यूज करते हैं, कैसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, वो सब रहेगा। बट इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक हो गया सेम, एक हो गया टेम, मतलब सॉरी पहले मैंने टेम लिख दिया, तो सेम, एक सेम हो गया, एक टेम हो गया। सेम का नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और फिर इधर आ गया एक्सआरडी। एक्सआरडी से क्या करते हैं हम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्सआरडी के अंदर कुछ पीक्स बनती हैं ऐसी, तो हम इन पीक्स की स्ट्रेंथ और इनके पीक्स का एक पर्टिकुलर मतलब लोकेशन, जो ये आई इंटेंसिटी और टू थीटा का एक एंगल बनता है, ये मैं करवाऊंगा मतलब, पर दूसरी सीरीज में करेंगे। तो अभी ये समझते हैं कि ये हो गया। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, हम टाइप ऑफ फ्रैक्चर भी देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर के अंदर या तो क्लीवेज है या डिम्पल्स है। तो क्लीवेज जो होता है वो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, डिम्पल जो होता है वो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है। डिम्पल का अब देखो, ये भी फ्रैक्टोग्राफी के अंदर हम समझेंगे, ये फ्रैक्टोग्राफी का पार्ट आ जाता है। तो ये मतलब जनरली जो चीजें की जाती है ये रिसर्च में की जाती है, फ्रैक्टोग्राफी। फ्रैक्टोग्राफी, सो फ्रैक्टोग्राफी के अंदर क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि आपने एक इमेज ली, अब ये एफईएम से लेते हैं जनरली, एफईएम से आपने मान लो कि एक इमेज ली, तो ये अगर ऐसा 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 कुछ, तो ये जो क्लीवेजेस रहती है ये दिखती है कि क्लीवेज है। अब अगर मान लो कि हम चौक को तोड़ते हैं तो उसके अंदर डिंपल्स नहीं दिखेंगे, तो डिंपल्स नहीं होंगे, उसके अंदर ऐसी क्लीवेजेस रहेंगी, ऐसे 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 क्लीवेज रहेंगी कि यहाँ से टूटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये क्लीवेज रहती है, तो इसको क्लीवेज बोलते हैं। और डिंपल्स में कैसा रहेगा कि इसके अंदर जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये हो गया डिंपल। और ये क्योंकि ग्रेन बाउंड्रीज रहती है, तो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर फ्रैक्चर चलता है, वो हम फ्रैक्टोग्राफी में देख लेंगे। अब देखो, पहले जब हम चीजें फेज चेंज जब देखते थे, अब हमने क्या कहा कि फेज चेंज में क्या क्या चीजें, फेज चेंज में अब की बार तो हमने पढ़ा क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या फिर हम कह देते हैं क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो, या फिर हम कहते हैं डायमेंशन चेंज हो। अब ये लोगों ने पहले एक बिलीव था कि फेज चेंज जब भी होगा, चाहे सॉलिड्स के अंदर भी, तो एक क्या होगा कि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व रहती है तो हम, इसका मतलब क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या रहता है कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और टाइम क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ और ऐसा सा ग्राफ है वो, तो हम इस चीज से समझ सकते थे कि यहाँ पे एक फेज चेंज हुआ, यहाँ पे एक फेज चेंज हुआ, क्योंकि ये, लेकिन ये जो बिलीफ था ये चेंज हो गया। ये चेंज हुआ आयरन कार्बन सिस्टम्स के साथ। तो जो आयरन कार्बन सिस्टम था उसके अंदर इन्होंने देखा कि बीच में बिना फेज चेंज के भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुई। अब ये क्या हुआ, देखो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम आयरन का बनाते हैं, आयरन कार्बन से पहले अगर हम आयरन का बनाते हैं तो आयरन में क्या है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद करने का अगली क्लास में बताऊंगा, 1410, 910 और 768। ये इंपॉर्टेंट है 768। अब इसको याद कैसे करना है कि 678, तो इसमें से 7 पहले आएगा, 768, तो ये इसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। ये वही मैडम है जिनको वो नोबेल वगैरह मिला था, तो ये मैडम क्यूरी। तो क्यूरी पॉइंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट है 768 पे। अब इसमें क्या होता है कि जब आयरन का अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं तो इसमें क्या आएगा कि टेम्प, ये इधर तो आ गया टेम्परेचर एक्सिस और इधर आ गई टाइम एक्सिस। तो टेम्परेचर में इसमें क्या आएगा, ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर एक 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 गया और फिर एक गया। अब ये जो टेम्परेचर है ये कितना है, ये है 768। ये दूसरा है, ये कितना है, ये है 910। फिर उसके बाद जो है ये है 1410, और ये है 1535। तो ये 1535, ये 1410, ये 910, ये 768। अब देखो इसके अंदर क्या था, ये अल्फा बीसीसी था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गामा, यहाँ पे गामा बन जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा, गामा एफसीसी रहता है, गामा एफसीसी रहेगा और फिर डेल्टा बनेगा जो कि बीसीसी रहेगा।
ठीक है। तो फेज चेंज क्यों हो रहे हैं? या तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या फिर सॉरी ये उधर लिखिए, इससे ऊपर तो लिक्विड ही बन जाएगा। इधर बनेगा डेल्टा बीसीसी और इधर बनेगा गामा एफसीसी और इधर अल्फा बीसीसी रहेगा। तो यानी कि अगर आयरन हम लेते हैं, मतलब अगर हम आयरन लेते हैं तो आयरन रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? रूम टेम्परेचर पे रहेगा बीसीसी अल्फा फॉर्म में। 768 के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसके नीचे तो ये रहता है मैग्नेटिक और इसके ऊपर हो जाता है नॉन मैग्नेटिक। तो इस अब देखो फेज चेंज का रूल क्या था? फेज चेंज का था या तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदले या डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल बदले, दोनों ही केस फेल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदला ना फेज चेंज हुआ, लेकिन ना यूनिट सेल की डायमेंशन चेंज हुई, लेकिन फेज चेंज हुआ। फेज चेंज क्यों हुआ? क्योंकि नहीं नहीं, फेज चेंज भी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिली। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो है, लेकिन ना तो ये फेज चेंज नहीं है, तो ये अल्फा बीसीसी ही है। तो अल्फा फेज ही रहा। अब अब एक सेकंड चीज आ जाती है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का इसका एक रूट वर्ड रहता है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। रूट वर्ड में क्या, इसके अंदर क्या है कि अगर कोई डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट फेजेस शो करता है तो उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन ड्यू टू विच इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो डिफरेंट फेजेस एट different temperatures, this is called as allotropy. Then there are some things like paramagnetic, then diamagnetic, then ferromagnetic. अब पैरा के अंदर क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड के अंदर मिलते हैं वो पीरियोडिक टेबल, जैसे कॉपर, ब्रोंज। तो इसमें रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। डाइमैग्नेटिक के अंदर कोई कलर नहीं होता, ये कलर एग्जिबिट करते, इसमें कोई कलर नहीं होता। इसके अंदर जो पेयरिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और उसकी वजह से कैंसिल कर देता है डाइपोल। और फेरो जो होता है ये शो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर। तो जो आयरन है, आयरन 768 के नीचे फेरो है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और ऊपर जो होता है वो पैरा बन जाता है, पैरा। क्योंकि पेयरिंग, अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट था वो रैंडम हो गया। चलो ठीक है, अब ये बेसिक्स हो गए। अब आ जाते हैं एफईसी पे। अब देखो ऊपर हमने क्या टेम्परेचर याद किए थे, वही टेम्परेचर हमको यहाँ भी याद रखने। लेकिन अब हमको 725 एक इंपॉर्टेंट याद करना है, बाकी जो टेम्परेचर है वो तीनों सेम। फेज चेंज के जो वहां पे थे वो यहीं पे भी। अब देखो इसके अंदर आयरन कार्ब में एक तो 1535, एक 1410, एक 910 और एक 725, ये चार टेम्परेचर हमको याद रखना सबसे पहले तो। ठीक है, अब हम बनाते हैं आयरन कार्बन सिस्टम। तो ये एक आई लाइन, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ये खत्म। अब हम जो इसके अंदर जो वेट परसेंटेज जो कार्बन की रखेंगे वो 6.67% तक ही रखेंगे कार्बन की। ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि ऐसा क्यों रखते हैं, बट अभी इतना समझो। तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं, मान लो कि ये हो गया हमारे पास क्या 1535, ये कितना आ गया 1410, ये कितना आ गया, ये आ गया 910, ये आ गया हमारे पास 725। ठीक, ये हमारे पास टेम्परेचर रेंजेस आ गए। तो अगर मैं इनको अब यहां से और यहां तक ये टेम्परेचर के बीच में एक नोच बनाओ, सबसे पहले ये नोच बना दी। फिर एक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट आ जाता है इन दोनों के बीच में,
तो इन दोनों के बीच के अंदर एक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 1150। 25 दूनी 50, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। और इसके बीच में दो है 9, और इसके बीच में भी 11, तो 9 से ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये 910 है, ये 1410 है, ये 1535 है, 1535, 1410, 910, और ये 725 है, तो 1150 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये एक लाइन होगी तुम्हारे पास, एक ये लाइन होगी, ये टेम्परेचर्स की होगी, ये 1150। अब ये टेम्परेचर अगर हम बना लेते हैं, तो ये हमें पता है कि एक नोच बनानी है छोटी सी, पहले ये एक नोच बना ली। अब फिर उस नोच से लेके और इसके बीच में, मतलब यहाँ पे 6.67 है, तो यहाँ पे कोई कहीं पे 4.31% वेट करेगा। अब इसको ऊपर बढ़ा दो और इस नोच से इस पॉइंट को कनेक्ट करो और इसके बाद इसको ऊपर उठा दो। कितना बन गया? ये ऐसे रहता है। अब देखो, एक यहां से ऐसे गया। अब देखो ये, अब एक तो ये कर हो गई। अब मान लो कि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ये डेल्टा है, दो फेजिस के बीच में उनका मिक्सचर मिलेगा, तो ये तो हमने कर दिया डेल्टा फेज, लो चलो मान लिया। अब इसके नीचे यहां से और यहां तक का हमको पता है क्या रहेगा, गामा। तो मैं गामा से डेल्टा में डायरेक्ट नहीं कूद सकता, तो मेरे को एक एक बीच में एक फेज बनाना पड़ेगा जहां पे ये दोनों फेज एग्जिस्ट करते हो। तो ये डायरेक्ट तो जा नहीं सकता था, तो मैंने ये क्या किया, डेल्टा प्लस गामा बना दिया। सिमिलरली गामा से और लिक्विड के अंदर में डायरेक्ट नहीं जा सकता, डेल्टा से लिक्विड के बीच में मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो ये मैंने डेल्टा प्लस लिक्विड बना दिया। तो एक नोच और ये दो काम हो गए। अच्छा, अब फिर देखो, अब मैं ये मेरा मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया गामा, चलो गामा लिख लिया। अब मैं गामा से डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जा सकता, तो ये तो लिक्विड में डायरेक्ट ट्रांजिशन की लाइन है, तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें से एक लाइन में और बना देता हूँ ये। तो ये हो गया गामा प्लस लिक्विड, और इधर आ गया मेरे पास लिक्विड। अब मेरे को ये पता है कि मैं लिक्विड से इधर, तो ठीक है, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये इसको हम डिफाइन करेंगे। अब ये लिक्विड है और ये इधर क्या है, Fe3C, ये 6.67 पे Fe3C, इसको बोलते हैं सीमेंटाइट। तो ये यहाँ पे याद रखना, ये मार्टेनसाइट और सीमेंटाइट में कंफ्यूज होते हैं, तो ये सीमेंट है, तो ये सीमेंटाइट है। अब यहाँ से और यहाँ पे L प्लस Fe3C। अब इस टेम्परेचर को तुम कर दो कंट्रोल, कि ये लो। तो ये यहाँ तक का अब डायग्राम बन गया कि गामा से लिक्विड जाना था, डेल्टा से गामा आना था, और डेल्टा से लिक्विड जाना था, तो ये बना लिया। 1410 हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। अब मेरे को जाना है किसमें, अब मेरे को बनाना है 910 से नीचे। तो मेरे को देखना है 910 से एक ऐसे नोच आई और एक इधर आ गई, ऐसे। ये मेरे पास 910 से नीचे मेरे पास क्या था, एल्फा था, तो ये मैंने लिख दिया एल्फा। अब देखो, एल्फा से डायरेक्ट गामा में नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में ये एक लाइन मेरी पहले से ही है, इस नोच के पास से जहां पे भी नोच बन गई है वो मैंने जोड़ दी। अब देखो, गामा से मैं इसमें डायरेक्ट, मतलब ये इसके बीच में आ गया, तो मैं इसको और इसको कर दूंगा, तो ये मैंने बना दिया अल्फा प्लस गामा। ठीक है। और ये Fe3C था, तो अब ये गामा और Fe3C डायरेक्ट मिक्स हो रहे, तो यहाँ पे Fe3C था, तो मैंने इसको और इसको एक बार मैच कर दूंगा, इसको बना दूंगा मैं। ये आ गया गामा प्लस Fe3C, तो ये इधर Fe3C था और ये था, ये हो गया मेरे पास। अब ये मेरा फेज डायग्राम पूरा हो गया, मतलब अगर आयरन कार्बन का फेज डायग्राम बनाना है तो ये होगा। और ये क्या होगा, अल्फा से डायरेक्ट Fe3C में नहीं जाएगा, तो अल्फा प्लस Fe3C, ये पूरा होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो एक तो ये नोच बनी, एक तो ये नोच बन गई, और एक ये नोच बन गई, और एक ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका वो क्या है। तो ये तो 4.3, ये 2.1, तो ये यहीं तक स्टील है, तो जो स्टील, ये स्टील की लाइन शो करती है। और ये हो गया 0.8, और ये सिर्फ ये करती है कि रूम टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूशन का जो रहता है, तो ये होती है 0.02। तो ये पूरी की पूरी अब हमारे पास,
अब ये हमारे पास पूरा का पूरा आयरन कार्बन, तो अब हम आयरन कार्बन डायग्राम बिना देखे बना सकते हैं। तो अब हमको पता लग गया, एक तो 1535 है, 1410 है, 910 है, 725 है, 1150 है, ये टेम्परेचर लाइंस बनाई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी नोच बनाई, कितने से, 1535 से 1410 के लिए। फिर मैंने बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि इसको और इसको एक कनेक्ट कर दिया 4.1। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ वही डिफाइन किया कि दो फेज के, मतलब दो सिंगल फेज के बीच में एक डबल, दोनों के मिक्सचर प्रेजेंट रहे। ठीक है। अब मेरे पास आ जाती है कुछ इनवेरिएंट रिएक्शंस। तो इनवेरिएंट रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले आ जाती है यूटेक्टिक रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या है कि लिक्विड से, इसकी एक डेफिनेशन भी है, वो भी हम देखेंगे। बट ये वो कंपोजिशन होती है जिसके अंदर की मिनिमम, इसकी इसकी डेफिनेशन होती है कि वो कंपोजिशन जिसके ऊपर मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो देखो अब इसमें ये सब ऊपर लिक्विड था, तो ये एक ऐसी कंपोजिशन थी जिसके ऊपर की मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसमें देखो यूटेक्टिक में मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। तो यूटेक्टिक की वो कंपोजिशन एट विच मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलोय। तो अब इसके अंदर, और इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट, एक ये भी होगा डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बनेगा, नो मसी जोन। इसके अंदर कोई मसी जोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि लिक्विड भी प्रेजेंट, डायरेक्ट लिक्विड बनता है। तो ये इसलिए इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन। बाकी जितने भी हैं, यूटेक्टोइड है, तो यूटेक्टोइड के अंदर भी क्या रहता है कि दो फेज, जैसे अब ऊपर जा रहे हैं तो वो हम देखेंगे। बट अभी मतलब वन सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू टू सॉलिड्स, तो इसके अंदर क्या है यूटेक्टोइड। तो ये भी कैसा सा दिख रहा है कि मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट टाइप का ही दिख रहा है। कि अगर मान लो कि मैं सॉलिड से, एक सॉलिड के अंदर इसको मैं लिक्विड मान लो, तो इस फेज से मैं इसमें जाने की कोशिश करता हूँ, तो बाकी सब के अंदर मसी जोन है, मतलब गामा के अंदर अगर मेरे को पहुंचना है, तो बाकी सब रूट्स के अंदर एक मसी जोन क्रिएट कर रहा है, और बाकी सब में गामा पहुंचने का टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये मिनिमम पॉइंट रहेगा, तो इसको हम बोल देंगे यूटेक्टोइड। तो इतनी बात आ गई। हाइपर हमेशा ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, हाइपो कम के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो रीजन हो गया, ये आ गया आपका हाइपो, ये हो गया हाइपर, यूटेक्टोइड। और इसके अंदर जो ये पीछे का जो रीजन हो गया यूटेक्टिक, इससे नीचे, इससे इधर का जो रीजन हो गया, इसको बोल देंगे हाइपो, और इससे इधर वाले को बोल देंगे हाइपर यूटेक्टिक। तो ये भी हमारे को समझ आ गया। तो इनवेरिएंट रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी यूटेक्टिक। अब हमको टेम्परेचर याद है 1150। तो 1150 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और इसकी वो कंपोजिशन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, 4.3% कार्बन के ऊपर ही ये चीज हो सकती है कि जो गामा प्लस Fe3C था वो लिक्विड के अंदर बदल जाए और लिक्विड इसके अंदर आ जाए। फिर दूसरा आता है, वो आता है गामा से एल्फा, एल्फा प्लस Fe3C। तो इसके अंदर सॉलिड, दो सॉलिड्स में होता है, क्योंकि ये यूटेक्टिक तो है नहीं, तो लिक्विड तो नहीं, बट ये वैसा ही शो करता है। तो वन सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू टू अदर सॉलिड फॉर्म्स, तो इसमें भी वो वैसा ही है। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 725 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.8% कार्बन। फिर अब हमको ये चीज समझ आ गई। अब हम दोबारा से वो देखेंगे कि जो हमने अब इसके अलावा चलो दो तीन रिएक्शंस हो रहे। एक है पेरीटेक्टिक। तो पेरीटेक्टिक रिएक्शन में क्या है कि डेल्टा प्लस लिक्विड से गामा बन जाता है। मोनोटेक्टिक, मोनोटेक्टिक में क्या है, लिक्विड से लिक्विड प्लस गामा बन जाएगा। पेरीटेक्टोइड, तो इसमें सॉलिड प्लस सॉलिड से सॉलिड बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि ये क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉलिड, ये सॉलिड प्लस सॉलिड से, सॉलिड प्लस लिक्विड से लिक्विड। तो ये कुछ एक रिएक्शन है, इसमें सॉलिड प्लस सॉलिड से सॉलिड। और ये
इधर से इधर जब जाओगे तो कूल करेगा। तो इसका एक ये भी बताना है कि सॉलिड प्लस सॉलिड से ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा किधर भी कर दे, कूलिंग और हीटिंग भी बतानी पड़ती है। ठीक है। तो पेरीटेक्टोइड ऐसी कोई वो नहीं है कि जिसमें सॉलिड प्लस सॉलिड को कूल करके तुम एक सॉलिड बना दो, ये आयरन कार्बन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। बट हाँ, लिक्विड से लिक्विड प्लस सॉलिड बना सकते हो, ये तो होना ही होना है। और लिक्विड प्लस सॉलिड से एक लिक्विड बना सकते हो, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। कि लिक्विड, ये जो रिएक्शन है, ये जो पॉइंट है, इधर से तुम नीचे लाके ये बना सकते हो। तो ये कौन कौन सी, पेरीटेक्टिक और मोनोटेक्टिक, ये दोनों अवेलेबल है। टेक्टिक मतलब क्यों, क्योंकि इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, मोनोटेक्टिक के अंदर क्या रहेगा कि लिक्विड, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनो मतलब सिंगल लिक्विड से ये बन रहा है, तो ये तो ओबियस है। और पेरी मतलब सॉलिड से, कि सॉलिड प्लस लिक्विड से ये बने। ठीक है। और एक होती है सिंटेक्टिक, तो जिसमें लिक्विड प्लस लिक्विड मिलता है लेकिन सॉलिड बना देता है, ये नहीं रहता। फिर आ जाते हैं हम जो स्टील्स, तो स्टील्स का हमें पता है कि 2.1% कार्बन से नीचे नीचे स्टील है। तो अब इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जीरो से लेके और 0.3, 0.3 टू 0.7 और ग्रेटर देन 0.78% ऑफ कार्बन, ये जो रहता है इसको बोलते हैं लो कार्बन स्टील, इसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील, और इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। लो हमेशा, जैसे जो लोग सिगरेट भी लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, माइल्ड, माइल्ड दे दो, माइल्ड, तो माइल्ड मतलब लो होता है। फिर उसके बाद लो मीडियम कार्बन स्टील के अंदर क्या होता है, ये होता है। और इसमें हाई कार्बन स्टील के अंदर क्या रहता है, इससे ज्यादा रहता है। कास्ट आयरन 2.1% से ज्यादा, तो इसमें ये याद रखना कि 2.1 था, उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 क्लासिफिकेशन, तो 0.7 और 0.3, ये ऐसे ही याद रखना। कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन के अंदर क्या है कि ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या है कि अब कास्ट आयरन तो उससे ऊपर ही है, मतलब ये जो हमने बढ़ाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे हाइपो यूटेक्टोइक, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, इसको हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। लेकिन ये अलग अलग इसके अलावा भी कास्ट आयरन है, क्योंकि 2.1 से तो ज्यादा सारा ही कास्ट आयरन। फिर आ जाता है ग्रे कास्ट आयरन। एक सेकेंड रुकना। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है कि अगर एक प्योर आयरन कार्बन, इफ इन ए प्योर आयरन कार्बन सिस्टम व्हेन मोर देन 6 पॉइंट ग्रेटर देन 6.67% ऑफ कार्बन इज एडेड, ए पोर्शन ऑफ द कार्बन विल कम आउट इन द फ्री और फ्लेक फॉर्म। तो इफ इफ इन आयरन कार्बन सिस्टम मोर देन 6.67% ऑफ कार्बन, 6.67 जो आयरन कार्बन के अंदर बना रखा है उससे ज्यादा ऐड करते हैं, तो एक पोर्शन कम आउट एज फ्लेक्स, तो वन पोर्शन कम आउट एज फ्लेक्स और फ्री फॉर्म, and this material is called as grey cast iron. This material is called as grey cast iron. अब इसका यूज क्या है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स, और पर्टिकुलरली मशीन बेड्स। तो जो एक क्वेश्चन आता है कि लेथ या जो इनके बेड्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या किया जाता है कि इनके अंदर हम यू यूज करते हैं, बिकॉज द ग्रेफाइट पॉकेट्स एक्ट एज वाइब्रेशन डैम्पर्स। जो ग्रेफाइट के जो पॉकेट्स बने हैं, जो कि फ्री और फ्लेक फॉर्म के अंदर जो कार्बन आ गया है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट पॉकेट्स है, एक्ट एज वाइब्रेशन डैम्पर्स। दूसरी जो चीज है वो है व्हाइट कास्ट आयरन। When the percentage of carbon is slightly less than 6.67%, entire amount of carbon appears in the combined form and the material, अब देखो एग्जैक्ट 6.67% पे सीमेंटाइट बन जाता है, लेकिन जस्ट उससे लेस कर दी जाए तो जो एंटायर अमाउंट ऑफ कार्बन, अब क्या होगा कि Fe3C में रहेगा, appears in the combined form,
एंड द मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाइट कास्ट आयरन। तो जब ये, क्योंकि वो सीमेंट जैसा दिखता है तो व्हाइट इसलिए तो बोलते हैं। तीसरा हो गया चिल्ड कास्ट आयरन ऑफ सच कंपोजिशन इन विच इट विल नॉर्मली फ्रीज एज ग्रे। अब मान लो कि कंपोजिशन तो कितनी है, 6.6% कार्बन से ज्यादा है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द कास्ट आयरन इन विच नॉर्मली नॉर्मली अगर हम नॉर्मली इसको फ्रीज करें तो क्या होगा कि ये ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा, बट फोर्स टू अपीयर एज व्हाइट। अब उसमें क्या होता है, देखो अब हमने पढ़ा कि अगर वो ज्यादा होता है तो कुछ जो है वो कम मतलब प्रेसिपिटेट करता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो प्रेसिपिटेट अगर होने ही ना दे बट फोर्स्ड टू अपीयर एज व्हाइट बाई, अब वो टाइम ही ना दे तो रैपिड कूलिंग। तो ये होता है चिल्ड कास्ट आयरन। व्हाइट एंड चिल्ड कास्ट आयरन और एक्सट्रीमली ब्रिटल मटेरियल। तो जो, क्योंकि ये अपीयर इसमें रहते हैं Fe3C और ये ब्रिटल है, तो ये white and chilled cast iron are extremely brittle materials, so are not directly used in any engineering application. These material are intermediary to make malleable cast iron. तो ये जो होते हैं ये डायरेक्टली कहीं भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं, ये इंटरमीडिएट रहते हैं टू मेक मेलिएबल कास्ट आयरन। तो ये एक नई चीज है मेलिएबल कास्ट आयरन। मेलिएबल कह लो, डक्टाइल, तो अगर डक्टाइल कास्ट आयरन बनाना है तो इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस डक्टाइल कास्ट आयरन देन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम और सीरियम इज एडेड इनटू मटेरियल। तो ये हमने ऐड कर दिया और ये कास्टिंग के टाइम पे किया जाता है, तो कास्टिंग के दौरान हमने क्या किया कि मैग्नीशियम और सीरियम ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ग्रेटर देन 6.67% ऑफ कार्बन था, हमने इसको क्या किया, रैपिड कूल किया एंड देन रैपिडली कूल टू मेक, अब इससे क्या बनेगा, चिल्ड, चिल्ड मतलब चिल्ड बियर, चिल्ड कास्ट आयरन। मटेरियल इज अगेन हीट ट्रीटेड, अब इसको क्या किया गया, हीट ट्रीट किया गया टू ए टेम्परेरी टू ए टेम्परेचर लेस देन 1150। अब देखो उसके लिए, अब हम किस फेज में है, 2.1 से ज्यादा है, तो जो 1150 है उससे कम कर दिया, अब उसमें क्या बनेगा हमारे पास, अब हमने उससे ज्यादा किया मतलब इससे कम किया 1150 से, और फिर स्लाइटली फिर कूल किया, तो कार्बन विल डिफ्यूज टुवर्ड सेंटर ऑफ ग्रे। तो अब क्या हो रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन इधर डिफ्यूज करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेन, मान लो कि ग्रेन था, एंड प्रोड्यूस ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड स्फीरोइड्स। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन बनेगी जिसको बोलेंगे स्फीरोइड्स। और ये जो स्फीरोइड बना है, जो कास्ट आयरन का स्फीरोइड बना है, इसको बोलेंगे स्फीरोइडल कास्ट आयरन, जो कि है मेलिएबल कास्ट आयरन। तो ये दीज, तो ये कंबाइन हो जाएगा। अब देखो वो करना ही था, उसको कंबाइन तो होना ही होना था, मतलब कार्बन फ्लेक्स की फॉर्म में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो सेंटर की तरफ आके कंबाइन हो गया। दीज स्फीरोइड्स आर वेरी डक्टाइल इन नेचर एंड हैव ओवरऑल डेंसिटी, overall ductility of, and hence the overall ductility of material improves। ठीक है, तो these spheroids are very ductile in nature and hence ductility of material improves। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इफ ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट कूलिंग रेट इज फास्ट, तो जो कंबाइंड फॉर्म है ऑफ कार्बन, ये निडल स्फीयर ना बना के क्या बनाएगा, निडल, तो इसको बोलते हैं नोडुलर कास्ट आयरन। ये भी डक्टाइल कास्ट आयरन।
तो अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं तो स्फीरोइडल कास्ट आयरन, नोडुलर, ग्रे, वाइट और चिल्ड। और इधर हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, इधर डक्टिलिटी बढ़ती चली जाती है, इधर हार्डनेस बढ़ेगी। हार्डनेस बोल दो, ब्रिटलनेस बोल दो, कुछ भी बोल दो। फिर आ जाता है, ये हमने पूरा आयरन पढ़ लिया, आयरन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आयरन के अंदर कैसे फेज चेंज होता है वो देख लिया। नीचे बीसीसी, ऊपर एफसीसी, फिर बीसीसी ऐसे बनता है, बीच में क्यूरी पॉइंट आता है वो देख लिया। कास्ट आयरन्स देख लिए। अब आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ सल्फर एंड मैंगनीज। अब देखो, जो सल्फर होता है वो अनअवॉइडेबल होता है। तो ये अनअवॉइडेबल क्यों होता है, मतलब इसका रीजन होता है कि जब हम नेचर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये अनअवॉइडेबल होता है। तो वट एवर सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट इन नेचर, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर। सो सल्फर विल बी प्रेजेंट इन आयरन ऑल्सो। जो भी सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट है नेचर में, ये अनअवॉइडेबल है कि हम उससे सल्फर को रिमूव कर दें। देयरफॉर सो सल्फर विल आल्सो बी प्रेजेंट इन आयरन। और जो सल्फर होता है ये डेंजरस होता है। द इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर इन आयरन इज वेरी डेंजरस बिकॉज आफ्टर रिएक्टिंग विद आयरन इट फॉर्म्स आयरन सल्फाइड। तो क्या होगा कि जब ये आयरन में आएगा तो Fe3S मतलब ऐसा बना देगा, आयरन सल्फाइड क्रिएट करेगा, विच गेट अक्यूमुलेटेड एट द ग्रीन बाउंड्रीज। क्योंकि ये फॉरेन है, कोई फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा ग्रेन इसको, कि ये सब तो आयरन 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 आयरन, इसके बीच में कहीं पे कार्बन है। लेकिन ये आयरन सल्फाइड को ये क्या करेगा, बाहर फेंक देगा कि तुम ग्रेन पे बैठो भाई, तुम यहाँ पे बॉर्डर पे रहो। तो यहाँ पे क्या होगा कि Fe3S डिपॉजिट हो जाएगा, इट गेट एक्यूमुलेटेड एट द ग्रेन बाउंड्री। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ FeS, सॉरी FeS है, Fe3 नहीं Fe, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ FeS इज वेरी लो। जो मेल्टिंग पॉइंट है Fe का, आयरन सल्फाइड का, इन दोनों की सेम एनर्जी, गलती से लिखते हैं। तो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe इज वेरी लो। तो अब क्या होगा कि जब वार्म फॉर्मिंग करेंगे, वार्म फॉर्मिंग क्या होती है कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो, थोड़ा सा हीट करके और फिर हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसको वार्म फॉर्मिंग बोलते हैं। या कोई भी अगर वो हीट हुआ मटेरियल, अगर हाई टेम्परेचर, कोई लिटिल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है, तो टेम्परेचर, मटेरियल का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा Fes विल मेल्ट। और इससे क्या होगा कि मेल्ट, अब देखो क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये पूरा मटेरियल था, अब इसके इस रीजन्स के अंदर लिक्विड बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये क्रैक्स की फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मान लो कि मेल्ट हो गया Fes, यहाँ पे Fes, अब ये क्रैक्स हो गए, मेल्ट आउट प्रोड्यूसिंग क्रैक्स, तो क्रैक इन ग्रेन बाउंड्री विच लीड टू ब्रिटल फ्रैक्चर। तो ये क्या रहेगा, ये ब्रिटल फ्रैक्चर क्रिएट कर देगा। अब क्या हो गया, क्रैक हो गया, तो सडनली ग्रेन, अब वो खींचेगा ही नहीं। मतलब देखो, अगर मान लो कि ये मेरे पास मटेरियल था, तुम इसका टेंसाइल टेस्ट करते हो, तो यहाँ से ये पहले इसको नेकिंग करना चाहिए था, डक्टाइल मटेरियल था, खिंचता जाता। तो ऐसा देखो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन को देखूँ तो क्या होता है, ऐसे ऐसा सा क्रॉस सेक्शन मतलब खिंचता रहते हैं हर एक जगह पे। मतलब मैं अगर इसको जूम करता तो यहाँ से उस मटेरियल को वो इधर वाला चिपका हुआ है, तो ऐसा सा एक शेप बन जाती। फिर ये जब ये खींचते तो यहाँ पे इस वाले, मान लो कि ऐसा था, तो ये तो इधर डिम्पल बनते, और ये इधर डिम्पल इस वाले पे, तो ये 2 के ऊपर डिम्पल बन जाते यहाँ पे, और ये 1 के ऊपर डिम्पल बन जाते। तो ये ऐसे करके क्रिएट कर लिया जाता। लेकिन अब दिक्कत क्या थी, कि अब दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे पहले ही मान लो कि यहाँ के ऊपर लिक्विड क्रैक्स हो गए, तो ये क्रैक प्रोपोगेट कर गए। तो ये क्रैक प्रोपोगेट करेगा किसके साथ, ये ग्रेन बाउंड्रीज के साथ साथ ऐसे प्रोपोगेट कर जाएगा। तो सिर्फ हमको क्या दिखेंगे, क्लीवेजेस दिखेंगी। अब कोई खींचेगा ही नहीं मटेरियल, तो यहाँ पे डिंपल्स तो दिखेंगे ही नहीं ग्रेन्स के अलोंग, क्योंकि मैट्रिक्स तो खींची नहीं रही। तो ये नहीं दिखेगा कि एक गड्ढा सा बना हुआ है, तो ये सिंपल क्लीवेज फैसेट्स ऐसे ऐसे दिखेंगे
ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब ऐसा ऐसे यहाँ पे अंदर नहीं दिखेगा कि डिम्पल। सो melt out producing crack in the grain boundary which lead to brittle fracture. This phenomena is called as sulfur embrittlement or hot shortness. तो इसको बोलते हैं sulfur embrittlement or hot shortness. To remove the ill effect of sulfur, manganese is added to the material. तो मैग्नीज जो है इज एडेड, क्यों? टू रिमूव किसके? इल इफेक्ट्स। तो जो ये इल इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके लिए हम मैग्नीज ऐड कर देते हैं। मैग्नीज क्या करता है? कैप्चर सल्फर बिफोर सल्फर कैन कैप्चर आयरन। तो जो ये MnS बनता है ये आयरन से पहले इसकी इसके साथ रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू FeS। तो सल्फर जब आयरन को पकड़ेगा उससे पहले MnS को पकड़ लेता है कि तुम आओ। सो एंड प्रोड्यूस मैग्नीज सल्फाइड MnS, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MnS वो है क्वाइट हाई। सो हॉट शॉर्टनेस इज गो। shear strength ऑफ MnS इज लो। तो इससे क्या होगा कि जब मशीन जैसे ही, अब हमको तो मशीनिंग के अंदर भी करना क्या है? मशीनिंग में भी हमको फ्रैक्चर ही करना है, मटेरियल तो अलग करना ही। तो अगर मेरे को यहाँ से मशीन करना है, मान लो कि मेरे को ये मटेरियल निकालना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि यहाँ के ऊपर जब मैं लोड लगाऊं तो शियर स्ट्रेंथ इसकी लो, तो यहाँ पे क्रैक्स बने, क्रैक्स 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 क्रैक्स, और ये इसको ऐसे तोड़ता हुआ चला जाए। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ MnS इज वेरी लो। सो शियर स्ट्रेंथ ऑफ MnS इज लो विच improves द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर ये ब्रिटल होता और इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत हाई होती तो ये क्या होता? मतलब अगर ये इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत हाई तो ये काटने ही नहीं देता। तो इसलिए शियर स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए कर देगा। Further addition of manganese increases the strength of the material and with, तो इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। शियर स्ट्रेंथ कम है बट ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो ये वाली स्ट्रेंथ होती है ना, UTS अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ, ये बढ़ा देते हैं। एंड जो 12% Mn अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक्सेप्शनली स्ट्रोंग बनता है, और इसको बोलते हैं हेडफील्ड स्टील। तो ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस लाइक बुलडोजर्स, स्टोन कटर्स, उनमें काम आता है। फिर आ जाता है सिलिकन के इफेक्ट्स। इफेक्ट ऑफ सिलिकन इन स्टील। स्टील कितना है? 2.1% से कम। टू प्रोड्यूस स्टील, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन, जब लिक्विड फॉर्म में जब हम इसको डालते हैं तो इससे जब स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 निकाल देती है। So to produce steel, oxygen is allowed to flow through liquid iron. Oxygen reacts with carbon and form carbon dioxide. Since it is an exothermic, ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। आफ्टर सम टाइम मोल्टन मेटल अपीयर्स टू बॉइल। तो ये जो पहले से ही मोल्टन था ये अब क्या होगा? बॉइल करता दिखेगा। When we stop the flow of oxygen, a portion of oxygen will be trapped inside the material. तो इसके अंदर फिर सिलिकन ऐड किया जाता है। सिलिकन इज एडेड टू रिमूव दिस ऑक्सीजन। इट फॉर्म्स सिलिकन डाइऑक्साइड sludge when the quantity of silicon is such that the removal of oxygen is complete। अगर हम एग्जैक्ट उतनी ही सिलिकन पास की जितने की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एज किल्ड स्टील। क्योंकि किल हम मतलब ह्यूमन से वो करते हैं कि किलिंग मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन खत्म कर दी, तो किल हो गया उसको, मतलब ऑक्सीजन खत्म करके मारा। तो and if the oxygen is only, removal of oxygen is partial, then it is called as semi killed। 37 IPC 307 attempt to murder semi killed steel। सिलिकन इज सब्स्टिट्यूशनल impurity in iron। तो जो सिलिकन है
ये इंटरस्टिशियल ना होके सब्स्टिट्यूशनल है इम्प्योरिटी, क्योंकि जो ये भी हम पढ़ेंगे, एक और कोर्स लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि जब जो इनके अंदर जो स्पेसिस होते हैं, तो इनके अंदर ये जो स्पेसिस होते हैं और इसका साइज ये मैच किया जाता है, ताकि सब्स्टिट्यूशनल है कि इंटरस्टिशियल है पता लगे। अब देखो फिर आ जाता है कंसेप्ट कार्बन इक्विवेलेंट का। तो कार्बन इक्विवेलेंट क्या होता है कि अफेक्ट ऑफ सिलिकॉन में क्या होता है कि कार्बन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस 1/3 परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस। अब अगर मान लो कि 3% अगर हम सिलिकॉन ऐड कर दें, तो ये और ये है मान लो कि 3.3%, तो ओवरऑल जो कार्बन इक्विवेलेंट हो गया वो 4.3% हो गया। 4.3% मतलब कितना हो गया, ये यूटेक्टिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो 2.4 to 4% तक होता है, और व्हाइट कास्ट कास्ट आयरन होता है 1.8 to 3.6%। अब ये क्या होता है, क्योंकि सिलिकॉन फॉस्फोरस ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एक्चुअल इतनी वेट परसेंटेज कार्बन को ही उतनी इक्विवेलेंट की तरह बिहेव करवाने लग जाते हैं। तो अब सिलिकॉन का, अभी इसको अब अगर आप समझ गए तो अगर अगर ये लिखा नहीं है, अनलेस स्टेटेड प्योर आयरन कार्बन सिस्टम एफईसी, ग्रे कास्ट आयरन, जो ग्रे कास्ट आयरन जो हमने पढ़ा कि 6.67 इज नॉट 6.67%, तो ये कम हो जाता है। तो इट लोअर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, इनकी वजह से जो कंपोजिशन है वो लोअर के ऊपर ही बिहेव करने लग जाती है। प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन शिफ्ट द फेज डायग्राम टू द लेफ्ट। सो प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन शिफ्ट द फेज डायग्राम टू द लेफ्ट। इट इज ए ग्रेफिटाइजिंग एजेंट। इट इज एक, इसको ये याद रखो, ग्रेफिटाइजिंग, क्योंकि ये लेफ्ट में कर रहा है तो क्या है, ग्रेफिटाइजिंग एजेंट। बाय एडिशन ऑफ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, आयरन Fe, इसको Fe और Fe3C डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहीं तक कर रहे हैं, शिफ्ट टू द लेफ्ट, सो यूटेक्टिक पॉइंट विल अपीयर एट मच लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो यूटेक्टिक जो है मैंने बताया ना, वो 4.3 3.3 पे कंपोज, यूटेक्टिक पॉइंट जो है अपीयर एट मच लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। और अगर लिक्विड कास्ट आयरन के अंदर सिलिकॉन ऐड किया जाता है, ग्रेफाइट विल बी डिस्चार्ज इन रेड हॉट कंडीशन। तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही ग्रेफाइट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और सिंस इट्स डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लो एज कंपेयर टू ग्रेफाइट ऑफ आयरन और या कास्ट आयरन जो भी है, मतलब लिक्विड कास्ट आयरन में, तो ड्यू टू द बायंसी फोर इट कम्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड आयरन एंड स्पार्कल्स। और ये उससे ऊपर आ जाता है, और ये ऊपर आके क्या करेगा कि रेड हॉट में स्पार्कल्स करता है। दिस इज कॉल्ड एज किस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज किस। ओके, सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड आयरन कार्बन सिस्टम। अब आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन आयरन कार्बन सिस्टम। तो देखो अब हो क्या रहा है, अब हम नीचे का देखते हैं एक बार। तो अगर मान लो कि मैं ऐसे बनाता हूँ, ये टेम्परेचर है और ये परसेंटेज, तो अब मान लो कि मैं अल्फा बना लेता हूँ। अल्फा कितने से स्टार्ट हुआ था हमारा अल्फा, अभी रोक के कमेंट भी कर सकते हो, बट ठीक है, अभी अल्फा हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर हम उसके अंदर देखते हैं तो 900, जब जो टेम्परेचर हमने बनाया था, तो जब इस टेम्परेचर के अंदर हमने 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, तो इसके अंदर 910 से अल्फा स्टार्ट हुआ है, तो हम अल्फा को ही सिर्फ, मतलब हम गामा तक ही देखेंगे। तो अब देखो ये हुआ हमारे पास, ये कितना था 725, और इसके बाद ये हमारे पास ऐसे आया और ये चला गया, यहाँ पे गामा बन गया, ये अल्फा प्लस गामा, और ये गामा प्लस इधर से Fe3C आ जाएगा, और ये इधर से आ गया, ये क्या आ गया अल्फा प्लस Fe3C।
अब अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे और मैं ऐसे जाता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी, मान लो कि मैंने ये डी ले लिया। तो अब मैं अगर मैं इसको देखने की कोशिश करता हूं तो ए के ऊपर क्या रहेगा, तो ए के ऊपर मेरे पास जो अभी एक सोलिडिफाइड तो है तो ये सब गामा रहेगा। और गामा क्या है मेरे पास, एफसीसी। और इसकी मैं कंपोजिशन अगर मैं नोट कर लेता हूं तो ये कितनी है, ये है 0.02% और ये है 0.8%। फिर जब मैं बी के ऊपर आता हूँ तो बी के अंदर मेरे पास क्या होगा कि जैसे मान लो कि ऐसा था, तो बी के अंदर मेरे पास एल्फा और Fe3C दोनों रहेंगे, लेकिन एल्फा कहाँ रहेगा, एल्फा मेरे पास जो बी पोजीशन के ऊपर मान लो कि मेरे पास कुछ अल्फा आ गया, तो ये मेरे पास अल्फा आ गया, मान लो कि ये अल्फा आ गया। ये सिर्फ अल्फा नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्फा तो नीचे भी, तो इसको हम बोलेंगे प्रो यूटेक्टोइड एल्फा, जो यूटेक्टोइड कंपोजिशन पे। अब देखो ये अल्फा बना, अब अल्फा जो भी बनेगा अल्फा की तो कंपोजिशन फिक्स है कि यहाँ पे जो अल्फा की कंपोजिशन रही होगी वही कंपोजिशन रहेगी। तो मान लो कि लेट अस सपोज मैंने 0.02 ही मान लिया, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितना है 0.02, ये 0.02। कंपोजिशन तो पहले मैंने ली थी फिक्स कि भाई ये मैंने कितना लिया था 0.3% ले लिया था। तो उसमें से 0.3 में से 0.2 पहले सब 0.3 इवन था, अब 0.2 हो गया, तो इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो कंपोजिशन है परसेंटेज ऑफ कार्बन वो इंक्रीज हो रही। जब मैं सी पे गया तो सी पे मेरे पास कैसा बनेगा कि ये मेरे पास एक ऐसे ऐसे और ऐसे था। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर मेरे पास प्रो अल्फा की लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या होगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम हो गई, लेस देन 0.3। और यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ग्रेटर देन 0.3 है। और यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए ये टेंड्स टू 0.8% में चली जाएगी, यहाँ पे इस रीजन में, इस जो ये बचा हुआ रीजन ग्रेन बाउंड्रीज के अलावा मैट्रिक्स के अंदर इसमें से डिफ्यूजन हो रहा है। और फिर जो यूटेक्टोइड होता है ये परलाइट बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे परलाइट कि ये बनाया परलाइट। अब ये जो 0.8 पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये जो अब धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे हो जाएगा क्या, 0.8 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन 725 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशंस में ये चीज जो गामा से और इसको क्या बनेगा अल्फा प्लस Fe3, इसको बोलेंगे परलाइट। ये है अल्फा, ये जो पहले बन गया ये हो गया प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। सो अब यही चीज मतलब लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि अपॉन कूलिंग ए सैंपल ऑफ हाइपो, हाइपो मतलब यूटेक्टोइड से कम कंपोजिशन का, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील लाइन एडी फॉलोइंग माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप एट पॉइंट ए विद इन द ग्रेन एंटायर माइक्रोस्ट्रक्चर विल बी ऑस्टेनाइट। इनका नाम लिख लो ऑस्टेनाइट। गामा को बोलते हैं, एल्फा को फेराइट बोलते हैं। एंटायर माइक्रोस्ट्रक्चर विल बी ऑस्टेनाइट। और ऑस्टेनाइट की कंपोजिशन क्या होगी, विद 0.3% कार्बन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माइक्रोस्ट्रक्चर। द मोमेंट टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लाइटली टू पॉइंट बी, ferrite starts appearing in the microstructure. This ferrite which appear before eutectoid temperature, this ferrite which appears before eutectoid temperature is called as pro-eutectoid ferrite or pro-alpha. Pro-alpha. Upon further decreasing the temperature from point B to C, following conclusions can be made by using this lever rule. As temperature decreases, mass fraction of pro alpha mass fraction increases. Though you can stop and write down these notes if you want to write down, but it's fine. As temperature decreases, percentage of carbon in gamma within the grain increases and approaches towards eutectoid composition, 0.8% carbon. Only this is important, only eutectoid
composition can produce 100% per light. So the moment temperature of the sample slightly decreases below the eutectoid temperature, the point D, austenite within the grains, gamma within grains convert to perlite. Amount of ferrite present in perlite is called as eutectoid ferrite. तो जो परलाइट के अंदर जो फेराइट है उसको बोलेंगे यूटेक्टोइड फेराइट. If the sample is in hyper eutectoid range, मतलब greater than 0.8% of carbon or less than 2.1, वो तो ठीक है. Difference in microstructure will be that at grain boundaries it will be pro eutectoid cementite. तो अब जो grain boundaries होती उनके ऊपर, अगर मान लो ये grain boundaries होती तो अब इनके ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो बनता वो बनता सीमेंटाइट Fe3C. तो इसको बोलते प्रो Fe3C, प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट. कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन. अब एक मतलब अगर 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 मान लो कि कोई पूछता है कि दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हम देख लेते हैं, या फिर कितना टाइम हो गया. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देंगे आज के लिए. सो अगर मान लो कि कोई अब हमसे एक क्वेश्चन दे देता है कि मान लो कि कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टोइड फेराइड एंड टोटल फेराइड इन स्टील हैविंग 0.3% कार्बन. अगर मान लो कि उसको मैं ठंडा करता हूं तो मेरे को बताओ. तो मैं क्या बोलूंगा कि मान लो कि मेरे पास ऐसा, मैं अपना ये बनाऊंगा सबसे पहले तो, और मेरे पास ऐसा आ गया, इसको मैंने बनाया, इसको ऊपर ले गया. अब ये आ गया अल्फा, ये आ गया अल्फा प्लस गामा, गामा और ये आ गया अल्फा प्लस Fe3. लगेगा क्या, लीवर रूल. तो ये मेरे पास पता है, मेरे को 0.3 है, ये 0.8 है. अब मैं पहले इसके जस्ट ऊपर, मतलब ये 725 डिग्री सेंटीग्रेड है, 725.01 पे जाता हूँ तो मेरे पास ऐसा बनेगा. अब मैं इसमें मैं बताता हूँ कि मेरे पास कितनी कंपोजिशन. तो मेरे पास इसको मैं ले लूंगा कितना 0.2, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरे पास एम मास ऑफ प्रो एल्फा जो आएगा वो आएगा. अगर मेरे पास ये कितना है 0.02, तो 0.8 माइनस 0.3, 0.8 माइनस 0.02. मास ऑफ टोटल अल्फा अगर मेरे को निकालना है तो वो यहाँ से निकाल दूंगा मैं. तो इसमें थोड़ा सा नीचे 724.9 पे चला गया, तो ये फिर वही आ गया. तो ये कितना आ गया ये. अब इसके अंदर जो मेरे पास जो ये दूसरा फेज है, ये फेज पे कनेक्ट होना चाहिए, तो ये इधर जाएगा, ये आएगा 6.67. तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6.67 माइनस 0.3 और 6.67 माइनस 0.2, तो ये आ गया. और फिर एम यूटेक्टोइड अल्फा जो है उसको मैं एम टोटल में अल्फा में से एम प्रो अल्फा निकाल लूंगा, उसका आंसर आएगा 0.317. इसका जो आंसर है वो 0.64 है, और इसका जो आंसर है 0.957. और फिर एक क्वेश्चन वो दे देते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1.35% कार्बन के साथ. तो एम ऑफ प्रो Fe3C और यू टेक डिवाइडेड बाई एम यू टेक्टोइड Fe3C, ये निकालो. तो अब इसमें फिर से वही डायग्राम बनेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे गए, और इसके अंदर मान लो कि ये 1.35 है, तो यहाँ से और फिर ये इधर से जो दूसरा फेज आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा Fe3C. तो ऊपर तो 1150 वाला चला गया, तो इधर सेकंड फेज टच कौन सा कर रहा है, ये, और ये गामा है, और ये है मेरा Fe3C, और ये गामा प्लस Fe3C. तो मेरा जब 1.35 से ऊपर जब मैं नीचे लेके आऊंगा, मान लो कि मैं इस टेम्परेचर के ऊपर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा इससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ, तो ये तो मेरा सारा क्या है, गामा. और Fe3C मेरा इधर है. तो एम प्रो Fe3C मेरा निकालना है, तो मैं कितना करूंगा 1.35 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 6.67 माइनस 0.8. तो ये मेरे पास जो पहले आ जाएगा
उसकी कंपोजिशन आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और फिर इसके नीचे जब मैं लेके आऊंगा तो फिर मेरे पे ये पूरा बन जाएगा। तो फिर मेरे पास यू टेक्टोइड Fe3C कितना आएगा, Fe3C उधर है तो इधर से लेके आना पड़ेगा मेरे को। तो 1.35 माइनस 0.02, 6.67 माइनस 0.02, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। मतलब इससे फिर मैं एम यू टेक्टोइड Fe3C टोटल आ गया, इसमें से मेरे पे कितना आ गया, 0.2 माइनस 0.093 इज इक्वल टू 0.107, और इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 0.86 है। तो ये मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे, और इस तरीके से मैं आंसर, तो ये मेरा पूरा का पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए है एफईसी का जो सिस्टम था, आयरन कार्बन सिस्टम का जो फेज डायग्राम था, उससे जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने कवर कर दी। बेसिक्स कवर कर दिए, कास्ट आयरन कवर कर लिया, स्टील्स कवर कर ली, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स कवर कर लिया, माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कवर कर दिया। अब जो इसके बाद आएगा वो आएगा डिफेक्ट्स के बारे में, हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर चले जाएंगे। सो थैंक यू।